नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका MS टारगेट कोचिंग क्लासेस में। आज से हम लोग आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ेंगे और विशेष रूप से यूरोपियनों के भारत आगमन से शुरुआत करेंगे। लेकिन उसके पहले कुछ हम और भी चीज़ें इतिहास देखेंगे कि क्या कारण था कि यूरोपीय जो है भारत में लगभग 16वीं शताब्दी में ही आना शुरू किए, या यूँ कह सकते हैं कि 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में ही आना हुआ। तो आपको वहाँ पर जाएंगे, एक जो भूमध्य सागर है, तो भूमध्य सागर के आसपास एक साम्राज्य हुआ करता था, रोमन साम्राज्य। तो रोमन साम्राज्य हुआ करता था। तो रोमन साम्राज्य सपोज वो दो हिस्से में बटा हुआ था। इसी के आसपास में भूमध्य सागर हुआ था। भूमध्य सागर आपको मालूम नहीं है, जैसे जो भूगोल के स्टूडेंट होंगे वो मालूम होगा। तो भूमध्य सागर के आसपास जो साम्राज्य हुआ करता था, जिसका एक तरह से विभाजन भी था एक तरह से, तो इसको बोलते थे पूर्वी रोमन साम्राज्य। पूर्वी रोमन साम्राज्य, और इसको कहते थे पश्चिमी रोमन साम्राज्य। पश्चिमी रोमन साम्राज्य कहा जाता था। जैसा कि आपको मालूम हुआ कि पूर्वी रोमन साम्राज्य और पश्चिमी रोमन साम्राज्य। पूर्वी रोमन साम्राज्य की राजधानी जो हुआ करती थी रोम होती थी। रोम राजधानी थी यहाँ पर। और पूर्वी रोमन साम्राज्य की जो राजधानी हुआ करती थी, जिसको आज उस समय कुस्तुनतुनिया कहा जाता था। कुस्तुनतुनिया कहा जाता था उस समय, जिसको इस समय इस्तांबुल के नाम से भी जाना जाता है, जो इसमें तुर्की की राजधानी हुआ करती थी। तो पूर्वी रोमन साम्राज्य की राजधानी कुस्तुनतुनिया हुआ करती थी, और पश्चिमी रोमन साम्राज्य की राजधानी रोम हुआ करती, जो इसमें इटली में है। अब बात होती है कि 6वीं शताब्दी में मुसलमानों का उदय होगा, तो जिसको बोलते हैं, उनका उदय होने के बाद में एक 1453 में घटना घटेगी, जिसको बोलते हैं कि ऑटोमन तुर्कों ने क्या किया कि इस कुस्तुनतुनिया के ऊपर नियंत्रण कर लिया। और कुस्तुनतुनिया के ऊपर नियंत्रण करने का परिणाम ये होगा कि एक तरह से वो भूमध्य सागर के ऊपर नियंत्रण कर लिया। ये जो हिस्सा है, इस हिस्से के भूमध्य सागर के इस हिस्से पर, या इस हिस्से पर तुर्कों ने पूरी तरह से नियंत्रण कर लिया। स्वाभाविक था कि जो यूरोप के लोग हुआ करते थे, एशिया के साथ व्यापार करने के रास्ते में उनको बाधा आई। और जब इन्होंने नियंत्रण किया तो व्यापार करने में बाधा आई, चूंकि यूरोप के लोग जो क्या करेंगे, अब उनको पूर्वी एशिया, या यूं कह सकते एशिया के साथ व्यापार करने के लिए रास्ते की तलाश करना शुरू करेंगे। और एक और घटना घटेगी यहाँ पर कि जब यहाँ पर कुस्तुनतुनिया पर मुसलमानों या तुर्कों ने नियंत्रण कर लिया, तो ये लोग इस एरिया से भागकर वो कहाँ पहुंचेंगे, इटली पहुंचेंगे। इटली जब पहुंचेंगे, चूंकि इटली जहाँ पर है, आप देखेंगे भूमध्य सागर में एक छोटा सा द्वीप है, और वो भी कहाँ पर है, वो एक व्यापारिक स्थल पर, या आप यूँ कह सकते व्यापारियों के निवास का स्थल होता है इटली। और ये रीजन इटली के जो, या यूँ कह सकते रोम के जो व्यापारी हुआ करते थे, वो काफ़ी अमीर हुआ करते थे। तो इसका एक तरह से यहाँ के जो विद्वान हैं, यहाँ के जो चित्रकार हैं, कलाकार थे, वो लोग भाग कर कहाँ शरण लेंगे, वो लोग जाकर रोम में शरण लेंगे। और इस प्रकार से क्या होगा कि यहाँ एक तरह से सुनापन बनेगा, या यूं मुसलमानों का नियंत्रण होगा। इसके कारण से एक यूरोप की जो स्थिति बनेगी, वहाँ पर दो स्थिति बन जाएगी, जिसको हम कह सकते देख सकते हैं कि जब तुर्कों ने रोमन साम्राज्य को के पूर्वी हिस्से पर आक्रमण कर दिया, तो 1453 में दो स्थितियां वहां पर पैदा होना शुरू हो जाएगी।
1453 में। होगा क्या कि यूरोप में हलचल दो तरह से बनेगी। एक पूरे विश्व को प्रभावित करने का एक बनेगा क्या कि भौगोलिक खोजें शुरू हो जाएगी। भौगोलिक खोजें, चूंकि यूरोप के साथ में यूरोप के जो व्यापारी थे एशिया के व्यापारियों के साथ में व्यापार करना पसंद करते थे, चूंकि उनको मालूम था, इतिहास में उन्होंने भी पढ़ा कि भारत जैसे देशों के साथ व्यापार करने से उनको काफ़ी फायदे हैं। तो उन्होंने क्या किया, अब भौगोलिक खोजें शुरू करेंगे। और दूसरा क्या होगा कि यूरोप में पुनर्जागरण की स्थिति बनेगी। वहाँ पर पुनर्जागरण नहीं, एक धर्म सुधार आंदोलन चालू होगा। वहाँ पर धर्म सुधार आंदोलन शुरुआत होगा। तो फिलहाल हम लोग यूरोप के द्वारा जो भौगोलिक खोजें हैं इसी के ऊपर हमको अध्ययन करना है। इसको अध्ययन करने से चूंकि यूरोप का इतिहास बन जाएगा, यूरोप में क्या फायदा हुआ क्या नुकसान हुआ ये वहाँ का मामला बन जाएगा। तो हम लोग पढ़ेंगे भौगोलिक खोजों में। भौगोलिक खोजों में दो देश आगे आएंगे, एक स्पेन होगा और दूसरा पुर्तगाल होगा। तो ये दो देश यूरोप के व्यापारियों को एशिया के व्यापारियों के साथ व्यापार करने में मदद मिले, आसानी हो, इस कारण से क्या करेंगे, वो अपने देश के नाविकों को एशिया के लिए एक जलमार्ग से रास्ता ढूंढने के लिए वो भेजेंगे। इसमें एक जो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि दो देश सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट लेंगे, जिसमें एक पुर्तगाल है और दूसरा स्पेन है। इसमें पुर्तगाल का एक राजकुमार है जिसका नाम है हेनरी द नेविगेटर। हेनरी द नेविगेटर ये खुद भौगोलिक खोजों को करने में काफी इंटरेस्ट इसको खुद लेगा। हेनरी द नेविगेटर अपने देश के लोगों को एक प्रोत्साहन देगा कि आप एशिया जैसे देशों के साथ, भारत जैसे देशों के साथ व्यापार करने के लिए क्या करेगा, अपने देश से नागरिकों को भेजने का शुरुआत करेगा। आप देखेंगे कि हेनरी नेविगेटर जो खुद एक तरह से देखते हैं कि अफ्रीका के किनारे किनारे तक पहुंचेगा, अफ्रीका के तटों का नक्शा बनाने वाला जो व्यक्ति है पहला वो हेनरी द नेविगेटर ही होगा। हेनरी नेविगेटर इसके बाद में एक दूसरे व्यक्ति को भेजेगा जिसका नाम है बार्थोलोमियो डियास बोला जाएगा, डियास बोला जाएगा। बार्थोलोमियो क्या करेगा कि अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिमी किनारे से होता होता केप ऑफ गुड होप तक यात्रा करेगा। कहने मतलब बार्थोलोमियो डियास ने केप ऑफ गुड होप की खोज किया था। ये सपोज घटना होगी 1487 की घटना है, 82 की घटना है ये। बार्थोलोमियो डियास ने केप ऑफ गुड होप की खोज 1482 ईस्वी में करेगा। उसके बाद में हेनरी नेविगेटर जो तीसरा यात्री भेजेगा जिसका नाम है मैगलेन को भेजेगा भारत जैसे देशों के लिए। बट मैगलेन क्या करेगा, भारत ना करके क्या करेगा, अटलांटिक महासागर का रूट ढूंढेगा। बट वो अटलांटिक महासागर में तो प्रवेश तो करेगा, बट वो जब अटलांटिक महासागर का दक्षिणी अटलांटिक महासागर जब पहुंचेगा तो उसको घूमना था बाएं साइड में, बट वो घूम जाएगा दाहिनी दिशा में। और इस प्रकार से मैगलेन पहुंच जाएगा कहाँ, प्रशांत महासागर में। तो प्रशांत महासागर की खोज करने वाला जो नाविक होगा उसका नाम है मैगलेन ने ही प्रशांत महासागर की खोज किया था। इस प्रकार दोस्तों आप देख रहे हैं कि हम देख रहे हैं कि हेनरी द नेविगेटर ने मदद किया, बार्थोलोमियो डियास ने केप ऑफ गुड होप की खोज 1482 में किया। उसके बाद में आप देख रहे हैं मैगलेन ने प्रशांत महासागर की खोज किया। आप देखेंगे मैगलेन जल संधि भी है। मैगलेन जल संधि
प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ती थी। अब इसके बाद में पुर्तगाल से जो तीसरा सबसे महत्वपूर्ण यात्री आएगा, जिसका नाम क्या है, वास्को डी गामा। वास्को डी गामा पुर्तगाली है, पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा 1498 में अफ्रीका महाद्वीप का चक्कर लगाते हुए केप ऑफ गुड होप के माध्यम से होता हुआ भारत के कालीकट पहुंचेगा। मतलब वास्को डी गामा पुर्तगाली नाविक है जो 1498 में केप ऑफ गुड होप का चक्कर के माध्यम से होता हुआ भारत में केरल के कालीकट नामक स्थल पर पहुंचा। निश्चित तौर पर जब वो कालीकट पहुंचेगा तो कालीकट का जो शासक है, हम यहाँ पर इसका जिक्र कर सकते हैं। कालीकट का जो शासक है जिसका नाम है जमोरिन। जमोरिन ने वास्को डी गामा का काफ़ी स्वागत किया और वास्को डी गामा भी पुर्तगाली साम्राज्य से जो भी राजा ने वहाँ से भेंट आ दिया था, तो वास्को डी गामा ने भी जमोरिन का काफ़ी मान सम्मान, दोनों एक दूसरे का मान सम्मान करेंगे। और इस प्रकार जमोरिन वास्को डी गामा को अपने देश में, अपने राज्य में व्यापार करने की अनुमति देगा। अब देखेंगे जब एक बात यहाँ ये होगा कि भारत का जो व्यापार था पूरे विश्व में उसका इतना ज़्यादा क्रेज था कि उसके प्रति लोग इतना ज़्यादा लालायित थे कि जब वास्को डी गामा यहाँ से वस्तुओं को खरीद कर लेकर अपने देश पुर्तगाल जब जाएगा तो अपना टोटल खर्चा निकालेगा, टोटल उसके जो यात्रा आदि के खर्चे थे उन खर्चों को निकालने के बाद देखेगा कि उस वास्को डी गामा को भारतीय व्यापार से जो उसने किया तो 60 गुना उसको अधिक फायदा मिला था। करीबन भारत में जब आया वास्को डी गामा और भारत के साथ व्यापार किया, व्यापार करने का उसको फायदा ये मिला कि भारतीय व्यापार से उसको कितना गुना फायदा मिला, 60 गुना फायदा मिला। निश्चित तौर पर इसके कारण से पुर्तगाल का जो पड़ोसी देश है स्पेन ने भी अपने देश में एक व्यक्ति को स्पॉन्सर करेगा जिसको कहते हैं कोलंबस को स्पेन भी भेजेगा। बट कोलंबस जो है वो भारत ना आकर के वो कहाँ पहुँच जाएगा, जिसको आज हम अमेरिका बोलते हैं, अमेरिका पहुँचेगा। अमेरिका पहुँचने के बाद में वहाँ के लोगों को वो क्या बोलेगा, इंडियन बोलेगा। बट बाद में जब उसे पता चला कि ये तो भारत नहीं है बल्कि ये तो अमेरिका है, वो इसलिए उसके वहाँ के लोगों को बाद में रेड इंडियन नाम भी दिया गया है। इसके बाद में आप देखेंगे कि एक स्पेनी व्यक्ति है, यद्यपि अमेरिका का नाम जो है अमेरिकी वेस्पुक्की के नाम पर उसका नामकरण रखा गया है। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि पुर्तगाल जो है वो भारत के साथ व्यापार करने में काफ़ी इंटरेस्ट ले रहा है और इस प्रकार से हमारे देश में एक कहा जाता है कि पुर्तगाली साम्राज्य का संस्थापक कौन है। तो पुर्तगाली साम्राज्य का संस्थापक आपके देश में वास्को डी गामा को माना जाता है। तो वास्को डी गामा पहली बार जब आएगा तो वो 1498 में आएगा, दूसरी बार आएगा तो 1502 में आएगा। प्रथम बार जब आएगा तो व्यापार से उसको काफी फायदा मिलेगा, दूसरी बार फिर भारत में आएगा तो 1502 में दूसरी बार आता है। इस कारण से वास्को डी गामा को पुर्तगाली बस्तियों का संस्थापक माना जाएगा।
संस्थापक कहा गया। भारत में पुर्तगाली साम्राज्य या पुर्तगाली बस्ती का संस्थापक वास्को डी गामा को कहा जाता है। उसके बाद में आप देखेंगे कि पुर्तगाल भारत में गवर्नरों को भेजना स्टार्ट शुरू करेगा, और आप देखेंगे कि भारत में जब पुर्तगाली आएंगे तो वो अपने उनके 3 गवर्नर जो होंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंस होंगे, जिसको हम देखते हैं। पुर्तगाली गवर्नरों में जो पहला गवर्नर आएगा फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा का जो कार्यकाल होगा वो 1505 से 1509 के बीच में। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा भारत में आएगा, उसका कार्यकाल 1505 से 1509 के बीच में चलेगा। और फ्रांसिस्को डी अल्मेडा की इसने आने के बाद में भारत में पुर्तगाली बस्तियों को मजबूत करने का पूरा प्रयास करेगा और पुर्तगाली साम्राज्य को स्थापित करने में काफ़ी मदद देगा। आप देखेंगे कि फ्रांसिस्को डी अल्मेडा की एक नीति लागू किया था जिसका नाम है ब्लू वाटर पॉलिसी बोला जाता है। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा भारत में ब्लू वाटर पॉलिसी क्यों लागू कर रहा है? तो ब्लू वाटर पॉलिसी आपको समझिएगा कि ये हिंद महासागर में इस पॉलिसी को लॉन्च करेंगे। इसका उद्देश्य यह था कि हिंद महासागर से गुजरने वाले जितने भी यूरोपीय या भारत के जो भी साम्राज्य थे उस समय, उन सभी नाविकों को नियंत्रित करके एक तरह से उनको अपने नियंत्रण के अनुसार संचालित करना, ताकि इनके साम्राज्य के ऊपर किसी प्रकार का खतरा न होने पाए। तो फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ने पुर्तगाली बस्ती को स्थापित करने में जो पॉलिसी लागू किया, ब्लू वाटर पॉलिसी लागू किया, जिसको हिंद महासागर में लागू किया गया था। उसके बाद में दूसरा जो गवर्नर आएगा जिसका नाम है अल्फांसो डी अल्बुकर्क। अल्फांसो डी अल्बुकर्क। अल्फांसो डी अल्बुकर्क, इसका कार्यकाल है 1509 से लेकर 1515। अल्फांसो डी अल्बुकर्क जो अल्मेडा ने जो सिर्फ पुर्तगाली साम्राज्य को स्थापित किया, मजबूती दिया। आप देखेंगे वास्को डी गामा को संस्थापक बोला जाता है, बट सही मायने में जिसको कह सकते हैं कि पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहते हैं, वास्तविक संस्थापक माना जाता है। देखिए जैसे भारत में आप देखेंगे कि जो मौर्य साम्राज्य स्थापित होगा तो चंद्रगुप्त मौर्य को वास्तविक संस्थापक नहीं माना जाता। वास्तविक संस्थापक माना जाता किसको? सम्राट अशोक को मानते हैं। उसी प्रकार से आप देखेंगे कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना जब हो जाएगी तो ऐबक को संस्थापक तो कहा जाता है, बट वास्तविक संस्थापक किसको मानते हैं? इल्तुतमिश को। उसी प्रकार से आपको जब मुगल काल आएगा तो बाबर मुगल साम्राज्य की स्थापना तो करेगा, बट वास्तविक संस्थापक अकबर को माना जाता है। देखिए संस्थापक और वास्तविक संस्थापक में अंतर ये होता है कि जैसे होता है कि कहीं जाकर अपना झंडा गाड़ दीजिए, बट झंडा गाड़ने से वो साम्राज्य खड़ा नहीं हुआ। उस साम्राज्य के ऊपर या साम्राज्य को विस्तृत रूप से बनाने का कार्य जो आगे के शासकों ने किया था, जैसे बाबर ने तो झंडा गाड़ा, बट अकबर ने उस साम्राज्य को पूरी तरह से न केवल बड़ा किया, फैलाया, बल्कि उसको एक अस्थायित्व प्रदान किया, इसलिए उसको क्या बोला गया? वास्तविक संस्थापक। उसी प्रकार से पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक अल्फांसो डी अल्बुकर्क था। अब यहाँ पर एक हम बात करते हैं कि अल्फांसो डी अल्बुकर्क जो है पुर्तगाली बस्तियों को मजबूत करने के लिए क्या क्या कार्य किया था, तो हम एक थोड़ा से नक्शा और देखने का प्रयास करते हैं। और विशेष रूप से
एक रूट बन जाएगा एक तरह से पुर्तगालियों के द्वारा। ये हॉर्मुज है, हॉर्मुज बंदरगाह है या हॉर्मुज जिसको कह सकते हैं उस समय। ये गोवा है और ये है मलक्का, जो आगे चल करके मलक्का जल संधि के भी नाम से भी जाना जाएगा। तो इन अल्बुकर्क जो होगा ये हॉर्मुज के ऊपर भी नियंत्रण कर लेगा, गोवा के ऊपर भी नियंत्रण करेगा, मलक्का के ऊपर नियंत्रण करेगा। कहने का मतलब ये पूरा जो समुद्री एरिया है इन सब के ऊपर अल्बुकर्क नियंत्रण करेगा। इस कारण से भी एक तरह से पुर्तगाली साम्राज्य को स्थायित्व मिलेगा। गोवा के ऊपर नियंत्रण करेगा 1510 में, हॉर्मुज के ऊपर नियंत्रण करेगा 1511 में, मलक्का के ऊपर नियंत्रण करेगा 1515 में। तो इस कारण से इसे वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है। बट इस जो आप देखेंगे अल्मेडा ने जो ब्लू पॉलिसी लागू किया था, उस ब्लू पॉलिसी को आगे बढ़ाने के लिए एक रणनीति लागू करेगा जिसको कहते हैं कि आर्मेडा कार्टेज, आर्मेडा कॉफिला सिस्टम। पुर्तगाली साम्राज्य के व्यापार के ऊपर किसी प्रकार का खतरा ना हो तो उन्होंने क्या किया, कार्टेज आर्मेडा काफिला सिस्टम लागू किया। देखिए कार्टेज का मतलब होता है एक तरह से उनका टैक्स होता था, जो भी इधर से जो भी जहाज गुजरते थे, जलयान गुजरते थे, उससे पुर्तगाली शासक क्या करते थे, उसे टैक्स वसूल रहे थे, इसलिए कार्टेज बोला गया। आर्मेडा का मतलब था कि जब भी इस हिंद महासागर से जब भी कोई जहाज गुजरता था तो उस जहाज के साथ साथ में पुर्तगाली अपने सशस्त्र सैनिकों को उसके साथ साथ भेज रहे थे, तो आर्मेड बोला गया। चूंकि उनके साथ में कॉफिला के रूप में चलते थे, जिसको कहते हैं समूह बनाकर चलना, तो इसलिए इसका नाम क्या गया, कार्टेज आर्मेड काफिला सिस्टम। तो इस नीति को लागू करके आप देखेंगे कि जैसे ये लागू करेगा तो इसके खिलाफ में कुछ शासक विरोध करेंगे, जैसे अरब के व्यापारी भी विरोध करेंगे। चूंकि देखेंगे कि अरब के लोग भारत में बहुत आपको प्राचीन काल से भारत के साथ भारतीयों का व्यापार काफी अच्छा चल रहा था, तो अरब के लोग भी विरोध करेंगे, मिस्र के लोग भी विरोध करेंगे। चूंकि मिस्र भी इस व्यापार को अपने कस्टडी में करना चाहता, व्यापार करना था, आप भारतीय शासक भी इसका विरोध करेंगे। तो आप देखेंगे कि इसके कारण से ये लोग एक गुट बना लेंगे, गुट बना करके इस सिस्टम का विरोध करेंगे, जिसके कारण से इनको एक युद्ध लड़ना पड़ेगा, जिसका 1510 में चौल का युद्ध लड़ेंगे, चौल का युद्ध लड़ेंगे। यद्यपि इसमें अरब, मिस्र और भारतीय जो शासक हैं मिल करके अल्बुकर्क को पराजित कर देंगे, लेकिन ठीक उसी के अगले वर्ष 1511 में दीव का युद्ध लड़ेंगे। दीव का युद्ध, इस दीव के युद्ध में ये शासक पराजित हो जाएंगे। एक बार वो खुद हारेगा, दूसरी बार इन शासकों को दीव के युद्ध में पराजित करेगा। कहने मतलब इसके शासनकाल में ये जो युद्ध लड़े गए, पुर्तगाली साम्राज्य को काफी स्थायित्व मिला और इससे अल्बुकर्क की स्थिति और मजबूत हुई। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि अल्बुकर्क ने पुर्तगाली बस्ती को बसाने के लिए क्या क्या और प्रयास किया था। देखिए अल्बुकर्क जो है वो पुर्तगीज बस्तियों को बसाने के लिए एक नीति लागू किया था कि पुर्तगाली युवकों को भारतीय महिलाओं के साथ विवाह करने के लिए प्रोत्साहन किया, विवाह के लिए प्रोत्साहन प्रदान किया। कहने का मतलब यह था कि भारत की महिलाओं के साथ विवाह करेंगे और विवाह करने से क्या होगा, यहाँ के लोगों के साथ शादी करने से एक अस्थायी बस्ती बसाने में इनको मदद मिलेगी।
चूंकि इनको भारत का कल्चर भी पता चल जाएगा, भारत की स्थिति के बारे में भी इनको जानकारी मिलेगी। इससे यहाँ के समाज के साथ सामाजिक संबंधों को बनाने में इनको मदद मिलेगी। तो वो कौन सा पुर्तगाली गवर्नर था जिसने भारतीय महिलाओं को पुर्तगाली नाविकों का नागरिकों को शादी करने के लिए प्रोत्साहन दिया? तो अल्बुकर्क एक ये सिस्टम लागू करेगा जिससे निश्चित तौर पर भारत में उनको एक स्थिति कंट्रोल करने में या सामाजिक रूप से अपने आप सामाजिकरण करने में उनको मदद मिलेगी। अल्बुकर्क का अगला जो वर्ग होगा कोचीन के ऊपर नियंत्रण करेगा। अल्बुकर्क ने कोचीन को न केवल नियंत्रण करेगा, कोचीन को नियंत्रण कर पुर्तगाली वस्ती का मुख्यालय बनाएगा, का मुख्यालय बनाया। तो आपको ये मालूम हो गया ना कि अल्बुकर्क ने ही कोचीन को जीता और जीतने के बाद इसको पुर्तगाली बस्ती का मुख्यालय बना दिया। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर पुर्तगालियों की जो राजधानी गोवा बनेगी वो सपोज ये गवर्नर जनरल नहीं होगा, जो इसके बाद गवर्नर आएगा वो पुर्तगाली बस्तियों को कोचीन से इसका मुख्यालय गोवा स्थानांतरित करेगा। तो आप देख रहे हैं कि अल्बुकर्क ने जब इसको जीता, यद्यपि वो गोवा को भी जीत लिया लेकिन गोवा को अपनी राजधानी को नहीं बनाया। तो इसके बाद हम अगला गवर्नर जनरल जो यहां पर आएगा जिसका नाम है नीनो दा कुन्हा, ये जिसका कार्यकाल होगा 1528 से 1538 के बीच में। नीनो दा कुन्हा का कार्यकाल है। जब आप इसको नहीं याद रखेंगे कोई दिक्कत नहीं होगा, आपको सिर्फ नाम याद रखना होगा। नीनो दा कुन्हा ने जो सबसे इंपॉर्टेंट कार्य किया, कोचीन के स्थान पर गोवा को अपनी राजधानी बनाया। गोवा को पुर्तगाली बस्ती की राजधानी घोषित किया। तो अब आपको पता चला कि कोचीन के स्थान पर गोवा को अपनी राजधानी किसने बनाया था? तो नीनो दा कुन्हा ने। तो अब आप देख रहे हो इन सब के कारण से इन तीनों गवर्नर जनरलों ने पुर्तगाली बस्ती को काफी स्थायित्व प्रदान किया। और आप देख रहे हैं कि भारत में यही जो यूरोपीय कंपनी है वो सबसे पहले आई है, 1598 में आई है और आप देखेंगे सबसे लास्ट में जाएगी। तो यहाँ पर हम देखा, अब हम यहाँ पर देख सकते हैं कि पुर्तगालियों ने भारत में क्या क्या योगदान दिया, पुर्तगालियों ने भारत को क्या क्या फायदे पहुंचाए भारत में साम्राज्य की स्थापना होने पर। तो पुर्तगालियों का योगदान हम देख सकते हैं, पुर्तगालियों का योगदान देखिए, पहला तो हम अगर देखते हैं तो वास्तुकला शैली में इन्होंने विकास किया। वास्तुकला शैली में यहाँ पे आपको मिलेगा गौथिक शैली है। गौथिक शैली की शुरुआत किया। गौथिक शैली का मतलब हो रहा है कि इंडो यूरोपियन शैली। आपके देश में जो प्राचीन अंग्रेजों के द्वारा बनाई गई इमारतें आ रही हैं वो गौथिक शैली में ही बनाई गई। चाहे आप जो भी प्राचीन जिला मुख्यालय हैं या जिला जज जो हैं, उन सभी जो इमारतें बनाई गई हैं गौथिक शैली में, वहाँ पे आप देखेंगे कि एक क्रूस की आकृति उसमें आपको बनाई हुई आपको स्पष्ट दिख सकती है। तो यहाँ पर एक हुआ, पुर्तगालियों ने भारत में कई फसलों को प्रचलन किया। कई फसलों का प्रचलन किया, जैसे मक्का हो गया, तंबाकू हो गया,
अनानास हो गया, अनानास हो गया। इसके अलावा आप देखेंगे कॉफी हो गया या अन्य फसलें। तो पुर्तगालियों ने हमारे देश में मक्का, तंबाकू, अनानास, कॉफी जैसी फसलों का भी प्रचलन किया था। इसके अलावा पुर्तगालियों ने अन्य भी योगदान दिया है। भारत में सर्वप्रथम गोवा में प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत किया, गोवा में प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत करने से तो हमारे देश में पुस्तकों को प्रिंट करने में या छापने में काफ़ी मदद मिली। इससे क्या हुआ कि हमारे देश में पुस्तकों को एक आम लोगों तक पहुंचने में इससे धीरे धीरे मदद मिलना आसान हुआ। इसके अलावा पुर्तगालियों ने भारत में गोवा में सर्वप्रथम जलयान निर्माण के लिए फैक्ट्री की स्थापना किया। भारत में सबसे पहले गोवा में ही जलयान निर्माण की फैक्ट्री लगाई गई। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि पुर्तगालियों ने भारत के कई स्थितियों को मजबूत करने में मदद किया। थैंक यू। वीडियो अगर आपको लाइक हुआ हो तो सब्सक्राइब और जरूर कर दीजिएगा।